ये पूरा बाजार का कारोबार और साथ ही सोमवार को क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। और सोमवार पर स्ट्रैटेजी बताने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका आज शो में। साथ ही आज हमारे साथ कौन से खास मेहमान जुड़े हैं शो में, परिचय करा दें। आज है हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है अपनी दमदार रिसर्च के साथ। कुशल गुप्ता से जानेंगे आज बाजार का हाल, अच्छे नतीजों के बावजूद माइंडट्री क्यों 7% टूटा, और रूट मोबाइल के शेयरों में तेज गिरावट की वजह बताएंगे वरुण दुबे। सोमवार को एसीसी के नतीजे आएंगे, नतीजों को लेकर अनुमान बताएंगी देवांशी। वहीं ब्रिटानिया के नतीजों को लेकर अनुमान देवांशी बताएंगी। चलिए यहां पर बातचीत का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले बाजार का कारोबार कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। कल हमने देखा बाजार में लगातार 10 सत्र के बाद 11वें दिन गिरावट देखने को मिली। अब शेयर बाजार में रौनक एक बार फिर से लौट आई है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मेटल और फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी से बाजार को काफी सपोर्ट मिला। साथ ही मजबूत ग्लोबल संकेतों का भी बाजार के सेंटीमेंट पर अच्छा खासा असर दिखाई पड़ा। कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में भारत में कमी आई है। साथ ही अब तक आए प्रमुख कंपनियों के नतीजे भी उम्मीद से बेहतर रहे हैं। इसका अच्छा असर बाजार पर नजर आया है। आज निफ्टी 82 अंक और सेंसेक्स 255 अंक चढ़कर बंद होने में कामयाब रहे हैं। ये तो बाजार का हाल रहा। एफआईआईज डीआईएस के डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 480 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 430 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। आज के बाजार पर एडिटर स्टेक के लिए सीधे अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। कल के बाद यानी गुरुवार के बाद बाजार ने आखिरकार कुछ तो राहत की सांस ली है, रिकवरी के संकेत है। क्या लगता है अब कारोबार किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है बाजार का? कल की तेज गिरावट के बाद हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में आज राहत देखने को मिली। जी हां, रिलीफ रैली, और उसकी वजह थी कि ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत थे। जितनी कमजोरी की और गिरावट की आशंका अमेरिकी बाजारों से कल थी, उतनी कमजोरी हुई नहीं। इनफैक्ट अमेरिकी बाजारों में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखी। डाउ फ्यूचर सुस्ती के साथ कारोबार कर रहे थे, लेकिन यूरोप में हल्की रिकवरी आई। उसका फायदा भारतीय बाजारों ने उठाया और अच्छी मजबूती के साथ उतार चढ़ाव के बीच कारोबार भले ही हुआ, लेकिन क्लोजिंग ठीक थी। निफ्टी भले 11,800 को पार नहीं कर पाया, लेकिन 11,750 के ऊपर उसके आसपास की क्लोजिंग अच्छी कही जाएगी। और बैंक निफ्टी 23,500 के आसपास बंद होने में कामयाब रहा, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग कही जा सकती है। और हफ्ते के आखिरी दिन की क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं और फ्रेश कमजोरी और कल के निचले स्तरों के नीचे बाजार नहीं गया, ये एक राहत की बात थी। एक और बढ़िया बात ये रही कि कल की जो कमजोरी हुई उसमें वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन ज्यादातर पोजीशन ट्रेडर्स की तरफ से हल्की हुई है। फंड्स की तरफ से बिकवाली थी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितना बाजार गिरा था, तो ये एक राहत की बात थी। और कमजोर ट्रेडर सिस्टम से जो बाहर निकल गए, उसके बाद एक रिकवरी आना तय था। हालांकि अब भी बाजार में कॉन्फिडेंस की कमी है और लोग इसे एक ट्रेडिंग बाउंस बैक के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन अक्टूबर का महीना अब तक बाजारों के लिए बेहद शानदार, 1200 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी के बाद एक हल्का फुल्का करेक्शन, और अगर ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहे तो फिर बाजार थोड़ी और ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने की तैयारी में। रिजल्ट सीजन पूरे जोरों पर है, तो काफी कुछ आपको संकेत वहां से भी आते हुए दिखेंगे, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं, कल के विपरीत आज मूड माहौल काफी बेहतर और हफ्ते की क्लोजिंग बाजार में थोड़ी सी राहत देने वाली जरूर नजर आ रही है। जी अनिल जी, अब सोमवार को स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? निफ्टी और बैंक निफ्टी के किन लेवल्स पर नजर रखें, ये आपसे हम समझेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले बाजार में किन सेक्टर्स में आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, सीधे हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता का रुख करते हैं। कुशल, आज बाजार में खबरों के चलते कहां पर था सबसे ज्यादा एक्शन? तो बाजार में कल की भारी गिरावट के बाद एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला। हालांकि पहले एक घंटे में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली, पर उसके बाद एक ग्रेजुअल रिकवरी आपको पूरे दिन के दौरान जो है बाजारों में देखने को मिली। अब यहां पर अगर आप देखें तो निफ्टी में सबसे टॉप गेनर जो निकल कर आए वो था मेटल स्पेस, जहां पर अगर आप देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे शेयरों में 5 से 6% तक की बढ़त जो है हमें देखने को मिली। वहीं लूजिंग साइड पर अगर आप देखें
तो जो इनकी मॉरिशस सब्सिडियरी है यूपीएल की, उनके ऑडिटर को लेकर जो खबर आई उस वजह से ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर जाकर ये बंद होता हुआ नजर आया। साथ ही रिलायंस जो हैवी वेट है वहां पर भी आज भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली और 1 से 1.5% की कमजोरी यहां पर थी। सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो रियल एस्टेट स्पेस जो था वो काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखा। इनफैक्ट 2 से 5% तक की बढ़त आपको प्रेस्टीज एस्टेट जैसे शेयरों में देखने को मिली। साथ ही प्राइवेट बैंकिंग स्पेस आज गेन करते हुए नजर आया, जिसमें एचडीएफसी बैंक बाजार का जो हैवी वेट है वहां पे 1.5 से 2% तक की बढ़त हमें देखने को मिली। साथ ही एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में भी ऑलमोस्ट 2% की अपसाइड जो है दिन के दौरान यहां पर हमें प्रदर्शन देखने को मिला। इसके अलावा फार्मा स्पेस जो था यहां पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। इनफैक्ट 3 से 3.5% तक की बढ़त इन तमाम स्टॉक्स में आज आपको देखने को मिली। और आईटी स्पेस अगर आप देखें तो यहां पर लगातार मुनाफा वसूली का ट्रेंड जारी रहा। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो एलएनटी, इन्फोटेक, माइंडट्री जैसे शेयरों में 7 से 8% तक की कटौती हमें देखने को मिली दिन के दौरान। इनफैक्ट जो रेफ्रिजरेंट एसी पर इंपोर्ट बैन लगा था उस वजह से काफी सारे जो एसी मैन्युफैक्चरर्स है या जो उनके कंपोनेंट बनाते हैं, जिसमें अंबर एंटरप्राइजेस, वोल्टास, ब्लू स्टार जैसे स्टॉक शामिल है, यहां पर काफी बढ़िया बढ़त दिन के दौरान देखने को मिली। और साथ ही जी के जो हिट कॉल्स थे वहां पर अगर आप देखें तो मेटल स्पेस से जेएसडब्ल्यू स्टील सुमित जी ने दिया था। साथ ही ब्लू स्टार, अशोक लेलैंड, भसीन साहब की जो पिक थी वहां पर भी बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली और दिन के दौरान काफी अच्छा प्रदर्शन जो है ओवरऑल आपको इन सभी स्टॉक्स में आज नजर आता हुआ दिखा। तो सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी और ज्यादा अच्छे से देते हुए कुशल, फिलहाल आपका शुक्रिया। आपसे कुछ और जानकारी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रेडस्मेट ब्रोकिंग के संदीप जैन हमारे आज के एक्सपर्ट, उनका रुख करते हैं। संदीप जी, कल की गिरावट और आज की रिकवरी, और जैसा अनिल जी कह रहे थे कि बाजार में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो बाजार कहां से संकेत इस वक्त ले रहा है? दूसरी बात, अब सोमवार के लिए अगर खरीदारी करनी हो तो इंट्राडे पिक आपकी, और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जा सकता है? बहुत सही है कि देखिए कहीं ना कहीं देखिए बाजार ग्लोबल क्यूज भी ले रहा है और बहुत इंपॉर्टेंटली यूएस मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हैं और एफआईआईज कुछ दिनों से सेलिंग कर रहे थे और ऊपर का लेवल जो है 12,025 के लगभग है, वहां पे रेजिस्टेंस भी मार्केट को मिल रहा है। बट अगेन डाउनसाइड में मुझे ऐसा लगता है कि 11,500-600 विल बी अ वेरी गुड सपोर्ट। और जैसा कि कल जब मार्केट बहुत क्रैश हुआ और उसके बाद एक मेरे से ओपिनियन भी लिया गया था पोस्ट मार्केट, तो मेरा यही ओपिनियन है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा क्रैश ऐसा लगता नहीं कि इतना इजीली आ जाएगा। बट यस, सारी नजरें यूएस के इलेक्शंस, यूएस के स्टिमुलस पैकेज और बाकी कोरोना का डेवलपमेंट और यूरोप में जो कोरोना को लेकर जो थोड़ा सा भी जो हो रहा है, दहशत जो मचा हुआ है, उसको लेकर भी थोड़ा फर्क पड़ रहा है। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि बैंक्स ने आज जिस तरीके से अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई, क्योंकि एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर बैंक निफ्टी रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा डरना चाहिए। आईटी स्टॉक जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी सितंबर के रिजल्ट्स में पूरी नजरें बनी रहेगी। आईटी के बेल वेदर्स का सबका रिजल्ट निकल के आया है। एचडीएफसी बैंक से शुरुआत होगी बैंकिंग सेक्टर की। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बिल्कुल मार्केट्स में बने रहने का ही समय है और डाउनसाइड पे लेना चाहिए। और जो मेरी पिक है, सीमेंट सेक्टर मुझे संभाव बहुत दिनों से काफी अच्छा लग रहा है और मानसून के बाद एक पेंटअप डिमांड काफी बनी है। और रूरल डिमांड जो भारत में जिस तरीके का डिमांड दिख रहा है, रूरल इंडिया में कोरोना का भी इतना इम्पैक्ट नहीं है और कंस्ट्रक्शन की डिमांड भी आ रही है, हाउसिंग को लेकर भी अब फ्रेश डिमांड आ रही है अफोर्डेबल हाउसिंग में। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट, जो कि मैंने ये स्टॉक पहले भी दिया है और वापस से उन्हीं लेवल्स पे अवेलेबल है और आज एक ठीक ठाक सी क्लोजिंग दिया है। जेके सीमेंट ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और भी बाकी सारे सीमेंट सेक्टर्स ये स्टॉक्स कर रहे हैं। तो जेके लक्ष्मी इज अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग स्टॉक और बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स वाला स्टॉक है। तो इंट्राडे के तौर पे 290 295 के टारगेट के लिए 265 का स्टॉप लॉस लगा के लिया जा सकता है। सोमवार की खरीदारी और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रख सकते हैं संदीप जी? संदीप जी साथ में बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ग्राइंडवेल नॉर्टन देखिए एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी एमएनसी है और ये मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे भी दिया हुआ है। और अब जो टेक्निकल्स बन रहे हैं फंडामेंटल्स का तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है। फैंटास्टिक फंडामेंटल्स है और कई बार दिया हुआ है, कई बार टारगेट्स भी अचीव किया है। और फिर जो ये इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट्स वाली जो कंपनियां हैं, ये सब कम परफॉर्म कर रही है और वो भी एक रीजन है कि ये स्टॉक्स ऐसे लेवल्स पे खड़े हैं जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए यहां से। और 551 के लगभग क्लोजिंग हुई है। 590 के टारगेट, दूसरा टारगेट 630 पोजिशनल पिक के तौर। जी
तो हम एक दिन की खरीदारी यानी सोमवार को जेके लक्ष्मी में करने की सलाह, ग्राइंडवेल नॉर्टन में एक हफ्ते का नजरिया रखा जा सकता है। संदीप जैन का ये है कहना। सर आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन इस बीच क्योंकि नतीजों का सीजन है और माइंडट्री के नतीजे आए थे, पर अच्छे नतीजों के बावजूद हमने देखा माइंडट्री का जो स्टॉक है वो 7% टूटा है आज। क्या रीजन रहे हैं इसके? कुशल आपके पास फिर से आ रहे हैं। माइंडट्री 2 दिनों में 17% कुल टूटा है, वजह क्या है इसकी? जी, तो पिछले 2 दिनों में माइंडट्री में 17% की गिरावट हमें देखने को मिली। इनके नतीजे जो थे वो तो अनुमान के हिसाब से आते हुए नजर आए थे, पर यहां पर कुछ एक ऐसे आंकड़े निकल कर आए जो शायद निवेशकों को पसंद नहीं आए, जिसमें सबसे पहला था डील विंस, जहां पर Q2 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 22% की फॉल देखी गई। इनफैक्ट अगर आप फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज को देखें तो इन्फोसिस में 81% की बढ़त रही, वहीं टीसीएस ने भी 26% का गेन दिखाया डील विंस में। तो उसके मुकाबले प्रदर्शन जो है वो बेहतर साइड पर नहीं आता हुआ नजर आया। इनफैक्ट नई डील विंस और साथ ही जो रिन्यूअल्स का ब्रेकअप था वो भी मैनेजमेंट से नहीं पता लग पाया, तो ये शायद निवेशकों को पसंद नहीं आया। और दूसरा बड़ा खतरा जो अभी बन रहा है माइंडट्री पर वो है बड़े क्लाइंट्स के एक्सपोजर का। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कुल आय का जो हिस्सा है वहां पर टॉप ग्राहक जो माइक्रोसॉफ्ट है वो करीब 30.1% से घटकर 28.9% आता हुआ नजर आया, और साथ ही जो टॉप 10 क्लाइंट्स भी है तो वहां पर भी ऑलमोस्ट 2.6% की गिरावट हमें देखने को मिली है। और ये इसलिए क्योंकि इनकी जो टोटल डील विंस है वहां पर ओवरऑल जो वैल्यू है, टोटल कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू, उसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। साथ ही अगर आप ब्रोकरेजेस की भी माने तो वहां पर भी जो उन्होंने बियरिश स्टांस लिया हुआ है, जिसमें सिटी जो है ऑलमोस्ट 1200 रुपए के लक्ष्य सुझा रहे हैं, और साथ ही यूबीएस 805 रुपए के टारगेट वो भी दे रहे हैं, और दोनों ब्रोकरेज की बिकवाली की राय है। जी कुशल, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। संदीप जी, हमने देखा कि अच्छे नतीजों के बावजूद आईटी शेयरों में मुनाफा वसूली काफी हो रही है। HCL टेक 3.5% लगभग फिसल गया, वहीं माइंडट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं करीब 7% टूटा है। क्या अभी फिलहाल रणनीति रहनी चाहिए आईटी शेयरों में, और वजह आपको क्या नजर आ रही है? देखिए, बहुत बड़ा मूव दे चुके हैं, और अगर आपने चैनल पे, हमारे चैनल पे मैं क्या और मेरे सारे जो को पैनलिस्ट है, पूरी टीम ने, हम लोगों ने हमेशा से आईटी स्टॉक्स को बहुत जबरदस्त तरीके से रेकमेंड किया और बहुत बड़ा पैसा बना है, भले वो मिड कैप आईटी स्टॉक्स हो या लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हो। और पिछले महीने अगर 4 महीने 5 महीने में जब भी कमेंट्री दी होगी आईटी के ऊपर, तो हमेशा वाज वेरी वेरी बुलिश। और मुझे लगता है कि एक इतना चलने के बाद अब सितंबर के रिजल्ट्स आते तो कहीं ना कहीं देखिए विराम तो लगेगा ही, और कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि वैल्यूएशंस भी अब ऐसे हो गए हैं कि नई बाइंग नहीं करी जा सकती, और जिन्होंने ले रखा वो लोग अब कहीं ना कहीं थोड़ा कंफर्ट लेंगे प्रॉफिट बुकिंग करके, क्योंकि अब जब दूसरे अनलॉकिंग के बाद दूसरी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आईटी ही चल रहा था, और जब अनलॉकिंग के बाद धीरे धीरे जब सारी चीजें खुल रही है तो हो सकता है वहां पे थोड़ा सा फंड स्विच हो। बट स्टिल आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द सेक्टर। जिस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके के क्वालिटी पेपर इंडिया में मिलते हैं, मुझे लगता है डाउनसाइड में बिल्कुल वापस से लेना चाहिए। बाय ऑन डिक्लाइंस के ही सारे स्टॉक्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, और मार्केट हो सकता है ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ रिजल्ट्स की, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति है। डाउनसाइड में बिल्कुल बहुत ज्यादा लगता नहीं है, और घबराने की नहीं है। मुझे लगता है आने वाले 6 महीनों में, 9 महीनों में फिर से और बहुत बड़ा परफॉर्मेंस ये सारे स्टॉक्स देंगे। जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन, डिजिटल ग्रोथ पे ये कंपनियां भी फोकस कर रही है, बहुत सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने तो जबरदस्त रिटर्न थे। मैंने जैन साहब के जैन सीरीज में कम से कम 6-7 स्टॉक्स दिए हैं, ऑल हैव बीन परफॉर्मिंग ट्रिमेंडसली, 50% के रिटर्न्स दे रहे कई स्टॉक्स। सो आई थिंक घबराने की जरूरत नहीं है, नीचे आए तो लेने का। जी संदीप जी, ये तो आईटी शेयरों की बात हुई। रूट मोबाइल का शेयर आज काफी चर्चा में रहा, क्योंकि शेयर में तेज गिरावट आई है। दरअसल रूट मोबाइल का शेयर करीब 7.5% टूट गया है। अब इतनी गिरावट क्यों आई है, वरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, उनसे समझते हैं। बताइए वरुण, क्या वजह है रूट मोबाइल का शेयर टूटने की? देखिए, आज रूट मोबाइल में भारी भरकम गिरावट देखने मिली है, और ये अपने लिस्टिंग प्राइस के भी नीचे जा चुका है। और इसका सबसे बड़ा कारण है
एंकर इन्वेस्टर्स। दरअसल आईपीओ के समय 16 सितंबर को एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट किया गया था और सेबी का एक नियम है कि एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉक इन पीरियड होता है 1 महीने का, यानी कि 1 महीने तक ये शेयर्स नहीं बेच सकते हैं। आज है 16 अक्टूबर और आज के दिन दरअसल इनका लॉकिंग खत्म हो गया है और इसके लिए माना जा रहा है कि एंकर इन्वेस्टर्स ने यह जम के बिकवाली की है। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि बड़े इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं इससे एग्जिट कर रहे हैं। 17 सितंबर का जो इस कंपनी का डिस्क्लोजर था उसके मुताबिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स के पास करीब 10-10.5 लाख शेयर्स थे, जबकि 30 सितंबर का जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें अगर आप देखें तो महज 14-15 हज़ार शेयर्स ही उनके पास बचे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लिस्टिंग हुई थी, जिस तरह से स्टॉक भागा था, उसके बाद इन्वेस्टर्स जो है अपना मुनाफा यहाँ वसूल कर रहे हैं और आज तो खासकर माना जा रहा है कि एंकर इन्वेस्टर्स जो है उनकी बिकवाली की वजह से स्टॉक में इस तरह का प्रेशर जो है वो देखने मिला है। शुक्रिया वरुण, रूट मोबाइल में गिरावट की वजह बताने के लिए। आइए अब शो में वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का। हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटी से वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। अब कौन सा आज आप बम्पर कमाई का ऑप्शन बताने वाले हैं सोमवार के लिए? जी नमस्ते स्वाति जी और आपके सभी दर्शकों को। तो अल्ट्राटेक सीमेंट मैं लेके आया हूँ आज, और आपको ध्यान होगा कि स्टील और सीमेंट आज जोरों पे थे और काफी हद तक उसके अंदर खरीदारी देखी गई। तो जो सबसे बड़ा जो सीमेंट की कंपनी है और डेरिवेटिव्स में भी है वो है अल्ट्राटेक। 4500 की कॉल यहाँ पे 142 रुपए पे ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रखा जाए 100 रुपए का और टारगेट रहेगा 215 का। दूसरा स्टॉक बिल्कुल हटकर है टाटा मोटर्स। ये स्टॉक करीब 7 दिन से लगातार एक के बाद एक नीचे गिर रहा है और आज भी 8वें दिन भी ये नीचे खुला, ऊपर खुला और फिर नीचे गया, लेकिन रिकवरी में वो आज थोड़ा पॉजिटिव क्लोज आया है। तो लगता है कि यहाँ पर रिकवरी शुरू हो सकती है। तो 130 रुपए की कॉल आप लें, 6 रुपए के ऊपर 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 9 रुपए। तो ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस को अपने ऊपर बढ़ाते रहिए जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है। 4 दिन से ज्यादा आपको, 4 वर्किंग डेज से ज्यादा आपको होल्ड नहीं करना है। धन्यवाद, हैव ए हैप्पी वीकेंड, जय हिंद। शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद ऑप्शन की किस रणनीति से सोमवार को आपको कमाई के मौके मिलेंगे ये हम जानेंगे कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर वीपी श्रीकांत चौहान से। बने रहिए हमारे साथ। हो गया है सोमवार के बाजार पर स्ट्रैटेजी जानने का और समझने का। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स। अनिल जी, अब सोमवार के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखे और कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? सोमवार को जब हम कारोबार के लिए लौटेंगे तो सबसे बड़ा एक ट्रिगर होगा भारतीय बाजारों के लिए अपना, और वो होगा एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट्स जो कि शनिवार को आने वाले हैं। तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स, इस पर बाजारों का रिएक्शन होगा और बैंक निफ्टी का भी। लेकिन इसके अलावा ग्लोबल संकेतों की बात करें तो आपके लिए अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होता है और डाउ फ्यूचर्स कैसा ट्रेड करते हैं, ये भी अहमियत वाला होगा और ये भारतीय बाजारों की शुरुआती चाल सोमवार की तय करेगा। चूंकि क्लोजिंग अच्छी मिली है, थोड़ा कॉन्फिडेंस फिर से लौटता हुआ दिखा है, ऐसे में जो अहम लेवल है बाजारों के लिए वो निफ्टी पर 11,650, 11,700 की रेंज सपोर्ट के तौर पर काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 11,800, 11,850 हल्की रुकावट का लेवल है। इसके पार निकलने के बाद बाजार में फिर से तेजी बनती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 22,950, 23,150, ये 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर दिख रही है और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में 23,850 से 24,050, ये 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर ऐसी है जहां तक ऊपर जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है
सेक्टर्स काफी चर्निंग में आते हुए दिख रहे हैं। करेक्शन के बाद फार्मा शेयर मजबूत हो रहे हैं, मेटल शेयर लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलायंस के प्रदर्शन अच्छा न करने के बावजूद बाजार मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा, तो कहीं न कहीं से सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है और इसी तरह के सपोर्ट आपको फ्यूचर्स में अगले हफ्ते भी आते हुए दिखेंगे। मंगलवार को HUL के नतीजे हैं, HUL के नतीजों के पहले HUL, ब्रिटानिया, ये FMCG स्टॉक्स मजबूत होते दिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं से निफ्टी पर सपोर्ट आ रहा है। बैंक निफ्टी पर लीडरशिप बैंक से आती हुई दिख ही रही है, तो अगला हफ्ता उम्मीद करें अगर ग्लोबल संकेत थोड़े भी ठीक रहे तो बाजार और मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सोमवार की स्ट्रैटेजी बताने के अनुज जी आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब ऑप्शन की क्या स्ट्रैटेजी सोमवार के लिए रखनी चाहिए, हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के CEO श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए सोमवार के लिए कहां पर मौके बनेंगे? गुड इवनिंग। देखिए, वैसे सोमवार को मुझे लग रहा है कि मार्केट एक मिक्स्ड एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन अगर ब्रॉडर एक आउटलुक ले किसी स्टॉक के ऊपर तो रिलायंस में एक लोअर फॉर्मेशन, लोअर हाई का फॉर्मेशन, और उसके बेसिस पे लग रहा है कि शायद रिलायंस धीरे एक बार 2100 के स्तर तो शायद 2070 या 2080 के लेवल्स को छू सकता है। तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया एक ऑप्शन ट्रेड यही रहेगा कि आप 2160 का पुट ऑप्शन बाय करें इसी मंथ का, जो 55 रुपए के करीब अवेलेबल है, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 3 रुपीज और 30 रुपीज, और हम टारगेट यहाँ पे रखेंगे 100 रुपए की। तो 2100 का रिलायंस का पुट ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी। जी बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए। और संदीप जी, अब लंबे अवधि का नजरिया खरीदारी करनी हो तो कौन सा है आपका पसंदीदा शेयर? बिल्कुल, एक बहुत ही पसंद है एक स्टॉक मेटल सेक्टर से है, वो है माइथन अलॉयज लिमिटेड। इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात क्या, आज मेटल्स के स्टॉक्स जबरदस्त परफॉर्म किए, भले वो टाटा स्टील हो, JSW स्टील हो, तो मुझे लगता है कि मेटल्स आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि सिक्लिकल स्टॉक्स को और कमोडिटी स्टॉक्स को मैं कम रेकमेंड करता हूं, बट अगर अच्छे साइकिल में और अच्छे लेवल्स पे स्टॉक्स मिले तो बिल्कुल देना चाहिए। और ये स्टॉक एक अच्छा खासा करेक्शन के बाद एक अच्छे सपोर्ट पे खड़ा है, और सपोर्ट पे जब खड़ा रहता है स्टॉक और मार्केट्स जब ऐसे रहते हैं तो टूटते टाइम अब ज्यादा टूटने का घर नहीं है, और जहां मार्केट्स का सपोर्ट मिल जाए और सेक्टर का सपोर्ट है तो स्टॉक भी चलेगा। तो वैसे ही कुछ टेक्निकल्स पे ये स्टॉक है, और फंडामेंटली में अगर बात करूं तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे एक जीरो डेट कंपनी है। सबसे बढ़िया बात ये ऑलमोस्ट जीरो डेट, खाली एक 10 करोड़ का डेट है, और 1400-1500 करोड़ की कंपनी में मायने नहीं रखता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसके सामने 20% के लगभग, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 15%। पिछले 5 साल के अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो वो करीब 27-28% के लगभग है, और डिविडेंड भी करीब 1.25% के लगभग डिविडेंड यील्ड देती है। और रेटिंग देखें कंपनी की तो बहुत ही बढ़िया है, AA की रेटिंग अगर कोई कंपनी को मिलती है तो काफी कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरी बात यह है कि कंपनी का जो प्रोमोटर बैकग्राउंड है विच इज वेरी स्ट्रांग, और काफी एक्सपीरियंस प्रमोटर्स, और दूसरी बात जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, विशाखापट्टनम, वेस्ट बंगाल और इवन मेघालय में भी है, और बहुत अच्छा और एस्टैब्लिश क्लाइंटेल बेस है, और सेल को ये लोग बहुत बड़ी सप्लाईज करते हैं। करीब मेजर पोर्शन अगर PSU को जाता तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा एक सिक्योर्ड बायर है, और प्लस एक्सपोर्ट्स भी ये कंपनी करती है। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे स्टॉक को बिल्कुल ले, और अच्छा खासा इसमें जो FIIs DIIs है उनकी भी स्टेक है, और मुझे लगता है कि इन लेवल से ये आराम से 590 तक के टारगेट, 610 तक के टारगेट्स के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए इस स्टॉक को बिल्कुल लिया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म पिक माइथन अलॉयज लिमिटेड में लेने की सलाह संदीप जैन की। संदीप जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए, साथ ही हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ शो में शामिल हुए, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के इस शो में बस इतना ही। अब सोमवार को आपसे मुलाकात होगी, फिर से बताएंगे कमाई के ढेरों मौके। साथ ही सोमवार सुबह 7 बजे से जरूर जुड़िए जी बिजनेस पर मार्केट का लाइव एक्शन देखने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।